This is an ABP Life podcast. हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हालत खराब है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। कल रात तक उन्होंने हिंडन बेस पर शरण ली थी। अब उन्हें किसी सेफ हाउस शिफ्ट किया गया होगा। ब्रिटेन ने उनको राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया गया है। अब आगे की घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। फिलहाल बांग्लादेश की आर्मी ने कहा है कि वह अंतरिम सरकार का गठन करेगी, लेकिन क्या है बांग्लादेश के हालात, आगे क्या हो सकता है, क्या है संभावना, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी मामलों पर मैं हूं व्यालोक, बात करूंगा मनन द्विवेदी जी से। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की है और फिलहाल आईआईपीए में अध्यापन का कार्य करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। मैं पहला सवाल यह पूछना चाह रहा हूं कि भारत ने इस बीच अवामी लीग पर काफी भरोसा किया था। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच दोस्ती भी थी, लेकिन अब जब अवामी लीग महाशासन में नहीं है, अंतरिम सरकार बनने जा रही है, तो क्या केवल अवामी लीग पर भरोसा करने वाला भारत अब क्या अगला कदम उठा सकता है? क्या बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी से भी बातचीत होगी? अगर होगी तो आमने सामने की होगी या पीछे के दरवाजे से होगी? क्या सोचते हैं आप? जी, मेरा यही सोचना है कि अब बीएनपी और जमाते इस्लामी काबिज होंगे सत्ता पे अब ढाका में, तो हमें बातचीत तो उनसे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात एकेडमिक्स भी कहते हैं और जनरली पॉलिसी मेकर्स भी मानते हैं कि जो वहाँ का जो हॉई पोलोई है, वहाँ का जो कॉमन सिटीजन है, उसकी भलाई का हमें देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो 13 मिलियन डायस्पोरा हैं बांग्लादेश में, उनको भी किसी तरीके से सेफ पैसेज की स्थिति तो नहीं आएगी, पर उनको वहाँ सेफ और सिक्योर और अच्छे तरीके से रखना है। ये सारी बातें हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि शेख हसीना के लिए हमें पूरी तरीके से दिल्ली सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, अवामी लीग को, क्योंकि शेख हसीना 2-3 बार ये कह चुकी हैं कि मुझे चीन से भी तीस्ता का रिवर वैली डेवलपमेंट का ऑफर मिल चुका था। उसके प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन भारत ने अभी तक नहीं किया है। जो भारत ने भी मोदी जी ने भी कहा था कि हम भी आपके तीस्ता आपके तीस्ता रिवर बैंक लाइन को डेवलप कर देंगे और तीस्ता ट्रीटी जो साइन हुई थी 94 में, इसको और आगे डेवलप करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो उसमें कहने वाली बात यह है कि जब शेख हसीना बल्कि अपना आधा दौरा चीन से भी छोड़ के आ गई, और उसके बाद उन्होंने कई बार ये बात बोली है कि भारत उनका अभिन्न मित्र है और भारत के साथ वो उनके संबंध जो हैं वो भी बड़े फ्रेंडली हैं, सौहार्दपूर्ण हैं। तो इन सारी बातों के चलते हमें शरण तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ 2-3 एक दिन से ये बात चल रही थी कि हम लोग शरण शायद दें या ना दें, पर जिस तरीके से हमने चीन तक को चैलेंज किया जब हमने दलाई लामा को धर्मशाला में शरण दी, उसी तरीके से हमें शेख हसीना को भी शरण देनी चाहिए। और मुझे इससे लगता है लंदन की बात है, क्योंकि स्टाइमर और लेबर पार्टी और लेफ्ट वहां पर काबिज है, तो ऋषि सुनक उनको दे देते शरण, पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो वहां पर नहीं। मुझे लगता है भारत के परिप्रेक्ष्य से जो काम शेख हसीना अधूरा छूट गया, तीस्ता रिवर बेड का लीजिए या बॉर्डर सिक्योरिटी का लीजिए या नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी का लीजिए, वो पूरा करने हेतु हमें बातचीत तो रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट से भी, पर प्रयास ये करना चाहिए कि आगे जाकर इलेक्शन हो और इलेक्शन में शेख हसीना वापस आए। मेरी ये सोच है। ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों की हम जब बात करते हैं तो वो काफी गहरे हैं। बांग्लादेश का भी हमारा ही हिस्सा था। बहरहाल अभी फिलहाल व्यापारिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी हुकूमत आए बांग्लादेश में, वो भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। किसी भी कीमत पर भारत से संबंधों में वो तलखी नहीं चाहेगी। इस पूरे जो अभी वहां चल रहा है, इसके बावजूद सरकार किसी की बने, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या वो भारत को नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार भले ही पाकिस्तान की बने या जमाते इस्लामी की बने ढाका में, पर वो अलग बात है। पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम एक आंकड़ा मेरे दिमाग में आता है
कि $40 बिलियन के का क्लॉथ एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से, जो कि वैश्विक क्लॉथ इंडस्ट्री का जी 30% है, कि जो कि एक छोटा भाग नहीं है, बहुत बड़ा फ्रैक्शन होता है। $40 बिलियन और 30%, और उसके लिए बहुत सारा कच्चा माल भारत से ही दिया जाता है बांग्लादेश को। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से भारत भी समझता है धीरे धीरे कि अमेरिका को या रशिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, या स्पेसिफिकली अमेरिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वैसे ही भारत एशिया की एक महाशक्ति है, तो भारत के साथ अच्छे संबंध तो रहेंगे ही। और ऐसे कई पूर्व राजनयिकों से मेरी चर्चा हुई, तो वो भी यही कह रहे हैं जी कि इंडिया को तो इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम एशियाटिक पावर हैं और हिस्टोरिकली भी हमारे बहुत सारे कनेक्शंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक इमेजरी हमारे दिमाग में रहती है व्यापारिक संबंधों के अलावा। 71 में जिस प्रकार से जनरल नियाजी ने 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था और उनके बेल्ट उतारे गए थे, वो भारत के लिए एक विक्ट्री तो थी ही, मिलिट्री व्यक्ति ही थी, स्नब था पाकिस्तान को, परमानेंट स्नब था, जिसका बदला वो कारगिल और आतंकवाद फैलाकर लेता है। परंतु उसमें ये भी था कि बांग्लादेश का जन्म हुआ। पर आज जब हम ये टीवी न्यूज पे ये पिक्चर्स देखते हैं कि हिंदू महिलाएं चिल्ला रही हैं मंदिर के सामने खड़े होकर कि मंदिरों को तोड़ा गया है, मंदिरों को डिफेस किया गया है और उनके साथ आगजनी की हरकतें की जा रही हैं। और उसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान, जो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के रूप में एक बड़े ही पॉजिटिव प्रतीक हैं, उनकी मूर्तियों को जिस तरीके से हैमर से तोड़ा जा रहा है और नीचे तोड़ के गिराया जा रहा है, वो भी काफी पेनफुल है और त्रासदीजनक है। तो इन सब बातों को हमें जी देखना चाहिए। तो मैं लगता हूँ कि व्यापारिक रूप से भी भारत शायद बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का। तो भले ही जमाते इस्लामी आए या बीएनपी आए, मुझे लगता है कि भारत कभी भी गौण राज्य के रूप में बांग्लादेश भारत को ऐसे नहीं देख सकता। आपकी बात से सहमत हूँ। जी। अब एक तरफ वहाँ जमाते इस्लामी अगर पीछे के दरवाजे से शासन में आती है, तो जमात ने कहा है कि जो भी शरण देगा उसके खिलाफ प्रदर्शन होंगे और वह ठीक बात नहीं होगी। दूसरी तरफ सेना अगर स्टीयरिंग व्हील संभाल रही है तो भी भारत के लिए बहुत मुफीद स्थिति नहीं रहेगी और बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक सवाल जो रह जाता है कि बांग्लादेश में अचानक इतनी तेज परिस्थितियां कैसे बदली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक से ऐसा वहां श्रीलंका की तरह का दृश्य देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, इसमें और मुझे ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक बात नहीं है। अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पब्लिक स्फीयर में जो इनपुट्स हैं उनको देखें तो उससे हमें लगेगा, क्लियरली पता पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान बहुत कुछ कपल ऑफ ईयर्स से 2-1 साल से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरीके से शेख हसीना को हटाया जाए और रिजीम चेंज, जिसके लिए अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा ब्लेम किया जाता है कि वो हर जगह जाता है, इराक में रिजीम चेंज कराता है, वियतनाम में प्रयास किया, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज कराया और वहां पर मुक्की भी खाई जब तालिबान आ गया। साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी वो रिजीम चेंज करवाता है। प्रयास चल रहा है अमेरिका का वेनेजुएला में भी रिजीम चेंज करवाने का। तो इन सारी बातों को देखा जाए तो चाइना भी सेम तरीके का हेजिमॉन है और अमेरिका तो हमारा मित्र राष्ट्र है, पर चीन हमारा एनिमी कंट्री है। तो उसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान का प्रयास काफी वर्षों से ये चल रहा है कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया जाए, परंतु अमेरिका का रोल बड़ा नेगेटिव रहा है इसमें, जबकि अमेरिका तो बांग्लादेश का एलाई, सप्लाई और सर्विसेज चेन में रहा है। तो मैं इसमें अपनी बात को खत्म करते हुए यही कहूंगा कि एक्सटर्नल एक्टर्स का रोल है और भारत को और भी डोमिनेटिंग और डोमिनियरिंग तरीके से, बड़े ही हस्तक्षेप की नीति जो भारत ने अपनाई है वो सही नीति है। और अब क्योंकि शेख हसीना और प्रो भारतीय फैक्शन खतरे में है और उनको हटा दिया गया है, तो भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए बड़ी ही विकट कूटनीतिक समस्या के रूप में ये चीज उभर सकती है, मेरी ये सोच। एक आखिरी सवाल, अगर एक वाक्य में आपको इस पूरे मसले को सम अप करना हो तो वह वाक्य क्या होगा? वह वाक्य होगा, फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मतलब जो मित्र वही है जो हमारे मुश्किल समय में काम आए। तो आज की डेट में बांग्लादेश के मुश्किल समय में भारत को और न्यू दिल्ली सरकार को काम आना चाहिए, और जैसा कि एक राष्ट्रवादी सरकार दूसरे राष्ट्रवादी सरकार की मदद करती है, हमें मदद करनी चाहिए। मेरा यही सेंटेंस मैं आपको दे सकता हूँ अभी व्यालोक जी।
जी, लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। This is an ABP Life podcast.